सुपौल में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी आर.के. पैलेस होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यों और शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों पर चर्चा की। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और इसे आधुनिक बनाने के लिए सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। सुपौल पहुंचे बिहार की शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की शैक्षणिक प्रगति का खाका सामने रखा है। शिक्षा मंत्री ने जहां पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए ऐतिहासिक बदलावों को गिनाया, वहीं राज्य के उन इलाकों की पहचान करने की बात भी कही जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है। बिहार की शिक्षा विभाग का जिम्मा संभालते ही मंत्री मिथिलेश तिवारी लगातार जमीनी स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में सुपौल पहुंचे शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार के पिछले 12 सालों के कार्यकाल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, बल्कि शिक्षा नीतियों में भी क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कार्यों से शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए हैं। हमारा पूरा ध्यान अब बिहार के सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक बनाना है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने तय किया है कि जिन क्षेत्रों में अब भी विद्यालयों या संसाधनों की कमी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर नए स्कूलों के निर्माण की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि सरकार का लक्ष्य केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और सुदूर इलाकों में भी हर बच्चे तक बेहतर शिक्षा पहुंचाना है। नए स्कूलों के निर्माण की इस घोषणा से उन इलाकों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो साफ है कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था को अधिकारियों के भरोसे छोड़ने की बजाय अब खुद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कमान संभाल चुके हैं। देखना होगा कि सुपौल समेत पूरे बिहार में नए स्कूलों के निर्माण की ये योजना धरातल पर कितनी जल्दी उतरती है। आइए सुनते हैं शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को ऐलान किया। सर, ज्यादातर बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, निजी विद्यालय में क्या विद्यालयों में योग शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। ये तो होना ही था और इसके लिए हम लोग लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन, उन्होंने योग शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा योग दिवस के अवसर पर की है। इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। इसको लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे थे। हमारी शिक्षा योग के साथ बढ़े, खेल के साथ बढ़े, संगीत के साथ बढ़े, संस्कृति के साथ बढ़े, ये तो होना ही चाहिए। और जब भारत योग के मामले में अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा हो, तो बिहार में योग की शिक्षा नहीं होगी, पतंजलि योग पीठ का संकल्प आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी, जिनके प्रांगण में हम सभी यहाँ विराजमान हैं, वैसे हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय नागेंद्र बाबू, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य खोखा बाबू, दिलीप बाबू, हमारे पूर्व सांसद जी राम कुमार राय जी और सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, 12 साल बेमिसाल। 2014 में जब 10 वर्षों के कांग्रेस पार्टी के कुशासन की सरकार से लोग उठ चुके थे, विकास पूरी तरह ठप था, राष्ट्रीय स्वाभिमान करा रहा था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, हमारे देश के सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तान ले जाता था, उसी समय एक राष्ट्र नेता का उदय हुआ और 2014 में देश के करोड़ों लोगों का आशीर्वाद लेकर और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने विकास और सुशासन की यात्रा शुरू की, जिसे आज 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। पंडित नेहरू के बाद सबसे अधिक दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जिन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और जब उन्होंने काम शुरू किया तो संसद की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने सीढ़ियों को प्रणाम करके संसद में प्रवेश किया। वहां उन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति का दर्शन कराया कि हमारे लिए मंदिर की सीढ़ियों से कम
संसद की सीढ़ियां नहीं है, क्योंकि वह लोकतंत्र का मंदिर है। यह काम करके मोदी जी ने देश की जनता के मन में एक अटूट विश्वास पैदा किया। उनका जो पहला भाषण था वो भाषण ये था कि यह सरकार गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। यह लाइन नहीं है, यह संकल्प है, जिसे मोदी जी ने उस समय अगर कहा तो उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। और देश में अगर आप प्रामाणिक शासन की बात अगर कभी भी आप सोचेंगे तो मोदी गवर्नमेंट की ही बात समझ में आएगी। मैं एक उदाहरण देता हूं। जब देश में राजीव गांधी कालांतर में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दिल्ली से एक बयान दिया था कि मैं 100 रुपया गरीबों के लिए भेजता हूं तो 85 रुपया दलाल खा जाता है, 15 रुपये ही पहुंचते हैं। यह कट मनी यह देश को खोखला कर रही थी। और उसी समय नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने आते ही जैम ये स्कीम उन्होंने लागू किया। जे मतलब जनधन, ए मतलब आधार और एम मतलब मोबाइल बैंक। और आपने देखा होगा कि डीबीटी के माध्यम से उन्होंने दिल्ली से पैसा सीधे गरीबों तक पहुंचाने का जो अभूतपूर्व कार्य किया है, यह देश में सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित हुआ। जब भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों को मिलता है तो राष्ट्रीयोदय होता है। और मोदी जी ने राष्ट्रीयोदय भी कराया और भाग्योदय भी कराया और भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया। आपने सुना होगा कि कई बार पार्लियामेंट में मोदी जी ने तंज कसा कांग्रेस पर कि ये कौन सा पैसा है जो दिल्ली से चलता है तो घिसते 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 गरीबों तक जब पहुंचता है तो मात्र 15% ही रह जाता है। लेकिन दूसरी ओर ये जो डीबीटी से पैसे गरीबों के खाते में आ रहे हैं, 100 रुपया मोदी जी भेजते हैं तो 101 रुपया गरीब को मिलता है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब आप अटल जी के कार्यकाल को देखेंगे तो देश में पहली बार किसानों के लिए कल्याणकारी योजना किसान क्रेडिट कार्ड जो अटल जी ने लागू किया और मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना उसके साथ और लागू करके और किसानों को उन्होंने बहुत बड़ा सम्मान, बहुत बड़ा राहत दिया। आज हर किसान के खाते में एक साल में 6,000 रुपए जब आते हैं और जो नॉन रिफंडेबल है और किसानों को खेती करने के लिए भारत सरकार मदद करती है। करोड़ों की संख्या में किसानों को यह लाभ मिलने वाला देश प्रथम देश है जिसे मोदी जी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। और इसके कारण हमारे किसानों की पैदावार बढ़ी है, उनका संकल्प बढ़ा है। और पहले कभी कभी देश में खबरें आती थी कि किसान आत्महत्या कर लिया, अब ये खबरें कहीं से नहीं आती। किसानों का सम्मान भारत में मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। देश के गरीब महिलाओं के आंख से आंसू की जगह खुशी अगर किसी प्रधानमंत्री ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने जो अपने घर में महसूस किया, अपनी मां के रूप में उन्होंने जो तकलीफें देखी, वो भारत के सभी गरीब माओं के अंदर जो दुख बैठा था उसे सुख में बदलने का काम उन्होंने गैस का चूल्हा देकर किया। ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन था। एक समय था जब सांसद से कूपन लेकर और हम लोग एक गैस का कनेक्शन लेते थे और वह कैंप लगा लगा करके मोदी जी ने देश के करोड़ों गरीबों को ये लाभ दिया। आज जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसमें 5 किलो फ्री अनाज की बात आती है, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट अटल जी का लागू किया हुआ है। और आज मोदी जी ने गरीब कल्याण कार्यक्रम से उसे जोड़कर आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो फ्री अनाज का उन्होंने जो बीड़ा उठाया कोविड के समय, वो आज तक लगातार चल रहा है। अब जिसके पास जो भूमिहीन किसान है, जो गरीब है, उसे अब खाने के लिए नहीं सोचना पड़ता है क्योंकि उसके लिए मोदी सरकार खड़ी है। और इसीलिए स्वच्छता हो, घर घर शौचालय बनाने की बात हो,
या नई शिक्षा लागू करने की नीति लागू करने की बात हो, हर फोरम पर नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है और देश के सोए हुए भाग्य को जगाया है, राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। जब जब देश पे कोई हमले हुए उसका माकूल जवाब दिया। अब भारत चुप रहने वाला भारत नहीं है, अब भारत पलट कर जवाब देने वाला भारत है। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जनसंघ की स्थापना के समय जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यह काम मोदी जी ने किया। जो नारा वहां दिया गया था 370 लाएंगे, 370 हटाएंगे, 303 आते ही 370 धारा हटा करके और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की स्थापना करने का काम किसी ने किया। जहां हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, आज उसी जम्मू कश्मीर में फूल बरसाए जा रहे हैं। आज उसी जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। अखंड भारत का जो सपना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उसे नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। और इसी प्रकार से चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे वो एयरवेज की बात हो, चाहे वो रोडवेज की बात हो और चाहे वाटरवेज की बात हो, ये चारों प्रकार के जो हमारे परिवहन के साधन हैं, सब में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां लगातार नेशनल हाईवे की